सबसे पहले हम बात करते हैं शेख हसीना जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऊपर क्या इल्जाम लगाया जा रहा है। उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये मैडम जो है ये प्रो इंडिया है, ये तो भारत की बात सुनती है। ये उनके ऊपर इल्जाम है। और भारत के ऊपर क्या इल्जाम है कि भारत बांग्लादेश के इलेक्शंस में इंटरफियर कर रहा है। कैसे इंटरफियर कर रहा है ये आज तक किसी ने नहीं बताया। जमाते इस्लामी वाले पाकिस्तान का गुण गाते थे और वो लोग एक्चुअली बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बने उनके खिलाफ। ये कहानी आज की नहीं है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। বিগত কিছু সময় থেকে বাংলাদেশে একটি মুভমেন্ট চলছে যা ভারত বিরোধী। বাংলাদেশের কিছু মানুষ ভারত বয়কট আন্দোলন শুরু করেছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा खास उल खास दोस्त है, हमारा नेबर है, लेकिन बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ हो रही है। भारत के खिलाफ कुछ एक्शन हो रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ कुछ बातचीत हो रही है, एक मुहिम चलाई जा रही है भारत के खिलाफ। आज उस मुहिम का हम पर्दाफाश भी करेंगे और आपको और भी जानकारी देंगे कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा है दोस्तों, जिस तरीके से मालदीव्स की कैंपेन चली थी ना, इंडिया आउट, उसी प्रकार से बांग्लादेश में कैंपेन चल रही है बॉयकॉट इंडिया। अब ये है क्या कैंपेन बॉयकॉट इंडिया? कुछ नहीं है। जैसे कि मालदीव्स में इंडिया आउट थी तो उस जमाने में ऑपोजिशन में कौन था? उस जमाने में ऑपोजिशन में था मोहम्मद मुइज़ू, और उसने भारत के नाम पे इलेक्शन लड़के वो इलेक्शन किसी तरीके से उसने एक कोएलिशन की गवर्नमेंट बनाई और कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने के बाद वो बैठ गया, उसका हेड बन गया, वो चाइना का बन गया चापलूस और हर चीज चाइना के हिसाब से करता है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में ऐसी ऑपोजिशन पार्टीज है जिनको फंडिंग मिल रही है चाइना से। वही मालदीव्स वाला चैप्टर, वही खाका इस्तेमाल करा जा रहा है और जहां पे इंडिया आउट था यहां पे बॉयकॉट इंडिया है। यही फर्क है। अब इन पे इल्जाम क्या लगाया जा रहा है? भारत पे पहले हम सबसे पहले हम बात करते हैं शेख हसीना जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऊपर क्या इल्जाम लगाया जा रहा है। उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये मैडम जो है ये प्रो इंडिया है, ये तो भारत की बात सुनती है। ये उनके ऊपर इल्जाम है। और भारत के ऊपर क्या इल्जाम है कि भारत बांग्लादेश के इलेक्शंस में इंटरफियर कर रहा है। कैसे इंटरफियर कर रहा है ये आज तक किसी ने नहीं बताया। ये नहीं बताएंगे, बस कर रहा है। अब इसको रिपीट करते रहो, भारत कर रहा है इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहा है। ये करते रहो, एटलीस्ट समबडी विल बिलीव इट। कोई ना कोई तो भरोसा करेगा। फिर एक चीज हो जाती है ना, ये एक्सेप्टेड ट्रूथ हो जाती है। एक एक्सेप्टेड यानी कि सबको पता है। दोस्तों अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पाकिस्तान का। आप बोलेंगे मेजर साहब आप वापस पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन जरूरी है, एक कॉन्टेक्स्ट, एक परिप्रेक्ष्य है जिसमें आपको समझने की जरूरत है। ये कैसे एक झूठ को रिपीट करते करते वो सच्चाई हो जाती है। अब दो मैं बताता हूं पाकिस्तान ये कहता है लगातार कि 1 मिलियन से ज्यादा इंडियन आर्मी कश्मीर में है। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज्यादा भारतीय सेना कश्मीर में है। टोटल भारतीय सेना 12 लाख की है। पूरे भारत को भारतीय सेना ने खाली छोड़ दिया और 10 लाख बंदे कश्मीर में डाल दिए। ये तो लॉजिक हुआ, पर लॉजिक पाकिस्तानियों को कहां समझ में आता है? अब ये बार बार रिपीट करके ये हर एक पाकिस्तानी बच्चे को लगता है कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख फौज जो है भारतीय सेना वो कश्मीर में। अब आप इनको कौन सी स्टोरी समझाओगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ये फिजिबल है ही नहीं, ये लॉजिकल है ही नहीं। लेकिन अब वो विश्वास हो गया। दूसरा एग्जाम्पल पाकिस्तान से दोस्तों देता हूं। वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि हर एक पाकिस्तानी बच्चे को पैदा होते ही ये बताया गया है कि भारत में नमक नहीं होता। जो इंडियंस नमक खाते हैं वो सारा का सारा पाकिस्तान से जाता है। जी नमक का एग्जाम्पल दिया क्यों, मैं आपको बताता हूं। हम लोग कहते हैं ना उसका नमक खाया है, वफादारी, यानी कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत, एक प्रोपेगेंडा के तहत जानबूझ के नमक की बात करी गई। जबकि बात यह है कि पाकिस्तान नमक भी बहुत कम बनाता है, लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े नामी ग्रामी विद्वान लोग वहां पे जो बड़े उनके जो दानिश्वर हैं, जो उनके वो अपनी क्रीम समझते हैं, वो लोग एक्चुअली मानते हैं कि पाकिस्तान नमक बहुत ज्यादा बनाता है, भारत कुछ नहीं बनाता। और अगर पाकिस्तान भारत नमक ना भेजे तो हो सकता है कि भारत के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर खाने के लिए। भारत खाना कैसे खाएगा? अच्छा, ये भी एक कहानी बिल्कुल फ्रॉड है। ये स्टैटिस्टिका का ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं 2024 के, आप देख सकते हैं। आप ये देख लीजिए कहां पे भारत है, कहां पे पाकिस्तान है। भारत पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा नमक बनाता है, ये सच है। भारत पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा नमक प्रोड्यूस करता है। लेकिन पाकिस्तानी आज भी यही बोलेगा कि नमक पाकिस्तान से जाता है, पर भारत की मार्केटिंग इतनी अच्छी है कि बड़े सुंदर से पैकेट में डाल के अपना मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के ये पाकिस्तानी विश्वास करते हैं इस चीज को।
उनको यही झूठ उनके बापों ने सिखाया है, माओ ने यही झूठ सिखाया है, तो सारे पाकिस्तानी यही जो झूठ है, इसी प्रकार का बांग्लादेश में सिखाया गया है कि बेटा सुनो, भारत जो है तुम्हारे इलेक्शंस में इंटरफियर करता है, इलेक्शंस में। और वो लोग भड़क गए। कैसे करता है, कब करा, किसके थ्रू करा, ये बताने की जरूरत है ही नहीं। तो ये लगातार एक हेट इंडिया की कैंपेन, बॉयकॉट इंडिया के नाम से हैशटैग ट्रेंड करवाना एक माहौल, ये कर कौन रहा है? ये चीन कर रहा है दोस्तों, ये चीन कर रहा है और पाकिस्तान कर रहा है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इसमें पाकिस्तान कैसे आ गया? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 1971 में जब बांग्लादेश बना था, वो ईस्ट पाकिस्तान था ना, उसके पहले 16 दिसंबर के पहले इट वाज ईस्ट पाकिस्तान। 16 दिसंबर 1971 के बाद वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है, यहां पे जो पाकिस्तान के गुण गाने वाले कौन थे बांग्लादेश के अंदर? वो जमात इस्लामी वाले थे। जमात इस्लामी वाले पाकिस्तान का गुण गाते थे और वो लोग एक्चुअली बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बने, उनके खिलाफ थे। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 1970-1971 के भी पहले की है कहानी। ये कहानी बहुत पहले की है, जब से बंगाली नेशनलिज्म की शुरुआत हुई उस एरिया में, जब से जिन्ना ने बोला कि उर्दू बोली जाएगी, फिर 1 यूनिट प्लान आया, आयूब खान ने बोला कि नहीं साहब यही होगा यही होगा, ये सब पूरा ड्रामा जो पाकिस्तान में चला, और फिर उसके बाद किस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, ये ड्रामा तब का शुरू है, ये कि भाई आज का नहीं है जो आप समझ रहे हो कि आज अभी पैदा हो गया है। नो, इसका चाइना ने फायदा उठाया। वहां पे फॉल्ट लाइंस, हर एक देश में होती हैं फॉल्ट लाइंस, हमारे देश में भी होंगी, हर एक देश में फॉल्ट लाइंस होती हैं। बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है, एक वो है जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये अलकायदा टाइप के लोग, ठीक है, एक तो वो हैं, और एक वो हैं जो बंगाली नेशनलिज्म पे विश्वास करते हैं। वो जो हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम की बात करते हैं, वो अलग ब्रीड है, वो बंगाली नेशनलिज्म की बात करते हैं। जिन्होंने बंगाली नेशनलिज्म की बात करी है बांग्लादेश में, वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने एक्चुअली बांग्लादेश बनाया, दे क्रिएटेड बांग्लादेश। और जो रेडिकल इस्लाम की बात करते हैं, जो जमातुल इस्लामी वाले हैं, वो थे जो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। उन लोगों ने ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान, वो लोग थे गाइड्स, आप समझिए, ऑपरेशन सर्चलाइट, जनरल टिक्का खान, ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 30 लाख बंगाली आदमियों को मारा गया, 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा गया। आपको पता है, वॉर बेबीज थी, वो रेप्स के बाद जो वो बच्चे पैदा होते थे उनको, मतलब एक पूरी वहां पे कहते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में ऐसा हुआ था वहां पे। पाकिस्तान ने ऐसे कुकर्म करे, मैं आपको सुना नहीं सकता, आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। मैं बता रहा हूं, इफ आई टेल यू द ट्रू स्टोरी ऑफ द हॉरर्स परपेट्रेटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी, यू विल स्टार्ट क्राइंग। आप बोलेंगे ऐसा कोई, इतना जुल्म कोई कैसे कर सकता है? ये क्या अजीब से लोग हैं बिल्कुल पाकिस्तान, इन्होंने करा ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत, ठीक है। पर वो उस घर में बंगाली इंटेलेक्चुअल रहता है, ये बंगाली नेशनलिज्म की बात करता है, ये उंगली से पॉइंट आउट किसने करा? वो जमातुल इस्लामी वाले थे। जमातुल इस्लामी वो लोग थे जो कि पाकिस्तान के लॉयल थे, वो बांग्लादेश के कभी भी लॉयल नहीं रहे, नेवर एवर, दे वर नेवर लॉयल टू बांग्लादेश, एंड दीज वर द पीपल हु वर सपोर्टिंग द ISI, दे वर सपोर्टिंग जनरल टिक्का खान। इन लोगों ने बंगाली, आपको पता है वहां पे कैसे मारे गए लोग? ये प्रोफेसर है, चश्मा पहनता है, मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये प्रोफेसर है, हाँ ठीक है, एजुकेटेड है, जाहिर सी बात है, प्रोफेसर है तो छोटा आदमी तो नहीं है प्रोफेसर। हाँ, ये जो है, ये नैरेटिव बना रहा है बंगाली नेशनलिज्म का, इसको मारो। इन्होंने चुन चुन के, जो एजुकेटेड लोग थे, इन्होंने चुन चुन के मारे। दोस्तों, ये लोग पता है क्या करवाते थे जमातुल इस्लामी वाले? ये आगे चलते थे, पाकिस्तानी फौज पीछे पीछे इनके, जमातुल इस्लामी वाले पॉइंट आउट करते थे, ये 15-20 टीचर मिले, उन्हीं से उनकी कब्र खुदाई, ठीक है, उन्हीं से उनकी कब्र खुदाई, और वहां पे जब वो थे वहीं पे उनको गोली मारी, उनके ऊपर मट्टी डाली, आगे बढ़ो। मास ग्रेव्स थी बांग्लादेश में, मास ग्रेव्स। तो ये मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, ये जो है ना कि बॉयकॉट इंडिया का जो ट्रेंड चलना है, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक बड़ी फॉल्ट लाइन है बांग्लादेश में। अच्छा, जब इन्होंने इंडिया ज्यादा करा, तो फिर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उन्होंने बोला कि भैया फिर एक काम करो, जो तुम्हारी बीवियां साड़ी पहनती है ना, क्योंकि वहां पे क्या है कि साड़ी का चलन है, इसेंशियली दे आर बंगालीज ना, इसेंशियली दे आर बंगालीज, दे स्पीक द बंगाली, उनकी बंगाली थोड़ी सी अलग है, बट बेसिकली दे आर बंगालीज, उनका खान पान पूरा बंगाली है, उनका बोलचाल बंगाली, उनकी बंगाली थोड़ी सी अलग है, जो नॉर्मल बंगाली बोलते हैं। लेकिन यार, अगर आप वेस्ट बंगाल में भी जाओ ना, मैंने ऐसा नोट करा है, आप वेस्ट बंगाल में जाओ तो वेस्ट बंगाल में भी अलग अलग किस्म की बंगाली है, वो हमें एक जैसी लगती है कान में, लेकिन द बंगाली स्पोकन इन कैलकाटा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बंगाली स्पोकन इन सम अदर पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और जो बंगाली है वो समझ जाएगा कि यार ये यहां का बंदा नहीं है। जैसे कि
अगर कोई यूपी का है वो भी हिंदी बोलेगा, आपको पता लग जाएगा उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश वाला, बिहार वाला, राजस्थान वाला, आपको साफ पता लग जाता है, वैसे उनको पता लग जाता है। तो कहने की बात यह है कि उनका कल्चर सिमिलर है। सेम नहीं बोलूंगा मैं, आई विल नॉट से सेम, आई एम सेइंग इट इज सिमिलर। देयर आर मोर सिमिलैरिटीज बिटवीन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल देन परहैप्स वेस्ट बंगाल एंड सम अदर ज्योग्राफी, क्योंकि वो कल्चरली दे आर अलाइन्ड। अब इशू ये है, सबसे बड़ा इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। शेख हसीना इज इन पावर। शेख हसीना, अब शेख हसीना को डिसलॉज कैसे करो? ये इलेक्शन लड़ते हैं, फिर ये इलेक्शन हार जाते हैं। जब ये इलेक्शन हार जाते हैं कहते हैं कि शेख हसीना को तो इंडिया की, कोई बताओ ना, कोई प्रूफ तो दो, अखबार में छपवाओ। मैं तो कह रहा हूं अगर इंडिया ने करा है, अगर इंडिया ने इंटरफियर करा है बांग्लादेश के इलेक्शंस में, तो आप एक्सपोज करिए। ये सिर्फ ये रिपीट करते रहते हैं कि इंटरफियर करा, कोई बताता नहीं है कैसे करा है, कौन जिम्मेदार था, क्या है, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। नोबडी इज विलिंग टू शेयर। तो उन्होंने क्या बोला शेख हसीना ने, वो साड़ी वाली बात, उन्होंने यही बात बोली कि भाई देखो, तुम इतना इंडिया 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 करते हो, तुम्हें इतनी नफरत है, और तुम्हारी जो बीवियां हैं वो तो इंडिया की साड़ियां पहनती हैं। साड़ी का एग्जाम्पल क्यों दिया? एज आई मेंशन्ड, इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग, इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग। जो साड़ी है ना, वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, साड़ी इज एन इमोशन, इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग, वो सबके बस का भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारी जो वाइफ्स पहनती हैं साड़ियां, लीव दैट, व्हाई शुड दे शुड वेयर सम अदर ड्रेस, इनको जलाओ, साड़ियों को फेंको। तो शी हैज हिट बैक वेरी हार्शली। और दोस्तों मैं बता रहा हूं, ये चाइना ये देख रहा है मौका, चाइना यही चीज शुरू करेगा। इसने नेपाल में भी शुरू करी थी। केपी शर्मा ओली जब था ना, केपी शर्मा ओली, मैं आपको बताता हूं इसकी स्टोरी। केपी शर्मा ओली वॉज कंट्रोल्ड बाय दैट लेडी, जो चाइनीज एम्बेसी की जो एम्बेसडर थी, शी वॉज अ लेडी, शी वॉज द हैंडलर ऑफ केपी शर्मा ओली। और वहां पे नेपाली जो दोस्त थे, मुझे मिलने भी आए थे दिल्ली में 3-4 लोग, वो ये कह रहे थे कि मेजर साहब, हम लोगों को ये बात पता है कि द नेपालीज गवर्नमेंट अंडर केपी शर्मा ओली इज रन फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी। यहां तक बात हुई थी। इसीलिए तो वो जब भड़के फिर नेपाली, तो वहां पे जब भड़के तो फिर उन्होंने बोला कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द कम्युनिस्ट्स, राइट। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब नेता वेता को जेल में डालो और वापस राजा को बनाओ, राजा को बनाओ, हेड बनाओ, मेक हिम द हेड ऑफ स्टेट, द किंग शुड बी द हेड ऑफ स्टेट। तो वहां पे ये प्रोग्राम शुरू हो गया नेपाल में। तो दोस्तों ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे बिल्कुल इमीडिएट नेबरहुड में हो क्या रहा है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।